हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण अलरेजा आप सभी लोगों का विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो पिछले चैप्टर हमने पिछले जो टॉपिक बताया था डायग्राम मेथड चल रहा है, तो उसको रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि आज इसका आखिरी क्लास है मेरे पास डायग्राम मेथड का। तो इसमें कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, तो सभी लोग पढ़ के जरूर आए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वही सब कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए अच्छे कुछ क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 is equal to 14। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि x plus y plus z is equal to 20 के, सॉरी 12 के, x plus y plus z is equal to 12 के अनइक्वल सॉल्यूशन दे गए थे, नॉन नेगेटिव वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है और 14 कर दिया गया यहाँ पर। तो इसको करने का जो है एक तरीका तो वही है जो लास्ट क्लास में देखा था, एक नया तरीका आज हम लोग और सीखेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहे हैं कि एक नया मेथड यहाँ पे एक और बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर हमसे कहा जाए कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 है, तो इसके जो है नॉन पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशंस निकाल लें। अभी हम अनइक्वल के लिए बारे में बात नहीं कर रहे, टोटल निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव जितने भी आ सकते हैं वो सब निकाल लिए जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें x1 को कम से कम 1 चाहिए, x2 भी कम से कम 1 होना चाहिए, x3 भी कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है। तो एक एक सबको पहले से ही दे देते हैं। तो एक इनको दे दिया, एक इनको दे दिया और एक इनको दे दिया। 14 आइडेंटिकल चीज़ें थी, तो अब मेरे पास 11 बच गई। पार्टीशन यहाँ पर 2 हैं, प्लस के 2 साइन हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 C2 यानी 13 C2 यानी 13 इंटू 12 अपॉन 2। तो ये आंसर हो जाएगा 78। 78 तो मेरे पास टोटल पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन आ गए। अब हम ये सोचें कि इनमें से वो सोल्यूशन हटा दें जिसमें कोई भी 2 वेरिएबल बराबर हो या तीनों वेरिएबल बराबर हो, ठीक है। तो हमने सोचा कि पहले केस में ऐसा हो जाए कि x1 के लो x2 के बराबर हो जाए, लेकिन वो x3 के बराबर ना हो। और ध्यान रखना यही है कि हमें पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने, ठीक है। तो हम x1 को 0 तो नहीं ले सकते, तो सोल्यूशन हो जाएगा 1, 1, बचा हुआ जो है 12 इधर आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, x1, x2, x3, ठीक है। तो हम x1, x2, x3 का जो है ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं, 1, 1, 12 करके। अगर इसके लिए 2 हो जाए x1 की वैल्यू, तो x2 भी 2 हो गया, क्योंकि हम इक्वल कर रहे हैं। तो बचे हुए जो है यहाँ पर 10 हो जाएंगे। फिर ये 3, 3, तो यहाँ पर ये जो है 14 था, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4, 4, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 6, 5, 5 के साथ 4 आ जाएगा, और लास्ट में 6, 6 के साथ 2 आ जाएगा। 0 वाला केस हम यहाँ पे लेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो जो पॉसिबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई, 6 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो ये 6 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गई। दूसरे केस में अगर हम इसे सोचें कि x1 की वैल्यू x3 हो जाए बट नॉट इक्वल टू x2 हो जाए, तो इसके भी 6 केस आ जाएंगे। केवल यहाँ पर जैसे 1, 1, 12 है, तो वो क्या बन जाएगा, 1, 12, 1, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा कि चीजें इंटरचेंज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे 6, 6, 2 था, तो क्या हो जाएगा 6, 2, 6, तो इस टाइप से इसके भी 6 बन जाएंगे केस। थर्ड केस में क्या होगा कि x2 और x3 बराबर आ जाएं, लेकिन x1 अलग हो जाए, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जैसे मेरा क्वेश्चन था 1, 1, 12 वाला, तो 12 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। ये x1 अलग हो जाएगा, बाकी दोनों सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है 2, 6, 6 लास्ट केस हो जाएगा कि x2 और x3 बराबर, तो ये भी हमारे पास 6 केस आ गए, ठीक है। चौथे केस में हमने सोचा कि कहीं ऐसा हो जाए कि जैसे x1, x2 और x3 बराबर आ जाए, तो ये वाला केस हो नहीं सकता, क्योंकि हमें तीनों का जो सम है वो 14 है, और 3x की जो वैल्यू होगी वो मतलब 14 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है, तो तीनों लोग बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। 14/3, 14/3, 14/3 को कोई सेंस नहीं है, पॉजिटिव इंटीग्रल चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 78 - 6 - 6 - 6 - 0, तो इसके तो 0 केस आ गए, ठीक है। तो इसके आंसर क्या आ गए, 60। तो इसमें कुछ भी हमने अभी तक नया नहीं सीखा, केवल पिछली क्लास को एक तरह से रिपीट कर दिया कि पिछली क्लास में हमने जो सीखा था कि उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे देखा कि 60 केस जो है हमारे पास बन गए, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होता है कि x + y + z = 20 या x + y + z + w = 20, यानी थोड़ी सी चीज़ें लार्ज क्वांटिटी में होती और इक्वेशन में
3 टर्म ना होकर 4 टर्म 5 टर्म, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इस टाइप से होता इक्वल टू 20 पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालने जो कि अनइक्वल है। तो अब उस क्वेश्चन को इस मेथड से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केस बहुत ज्यादा बनने लगेंगे। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, कोफिशिएंट मेथड से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि हम अनइक्वल सॉल्यूशन को कोफिशिएंट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पिछली क्लास में हमने नहीं बताया था, तो इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो अभी तक किया है वो पहले पढ़ा चुके थे, उसको हमने रिपीट कर दिया। ठीक है, और ये सबसे बढ़िया तरीका था क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है आसानी से जल्दी निकल आता है। कोफिशिएंट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है। ठीक है, पर अगर कोई लार्ज क्वेश्चन आ जाता है x प्लस वाई प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 20 के नॉन नेगेटिव अनइक्वल सोल्यूशन निकालो या पॉजिटिव अनइक्वल इंटीग्रल सोल्यूशन निकालें, तो फिर उनको कैसे करना है वो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कोफिशिएंट मेथड की तरफ से जो है इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड मेथड से सेम क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम ये जानते थे कि हमारा जो क्वेश्चन था x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14 था, और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस बताने हैं जो कि अनइक्वल हो, जो कि आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तो हमने कहा कि लेट कि अगर तीनों चीज़ें अनइक्वल हैं तो इसका मतलब जो है डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा, कोई ना कोई सबसे छोटा होगा। तो मान लेते हैं कि x1 सबसे बड़ा है और x3 सबसे छोटा। ये हमने दिया नहीं गया, ये हमने मान लिया। ठीक है, जैसे मान लो हमें बस कोई एक सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको इंटरचेंज करा के दूसरे सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक जरूरी तो है नहीं कि x1 ही बड़ा होगा, पर ऐसे मान लेते हैं कि हाँ x1 बड़ा है। ठीक है, तो अब मैंने सोचा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि x3 की वैल्यू जो है वो z है, और z जो है वो कम से कम 1 होना जरूरी है क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, अगर नॉन नेगेटिव रहता तो z को हम 0 भी ले सकते थे। अच्छा, अब जैसे मान लो हमने कह दिया कि x2 माइनस x3 का जो डिफरेंस आएगा वो y है, और चूंकि अनइक्वल है तो y की सबसे मिनिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बराबर नहीं चाहिए, तो x2 और x3 इक्वल नहीं हो सकते, तो मिनिमम डिफरेंस कितना हो सकता है 1। ठीक है, फिर हमने कहा अच्छा x1 माइनस x2 को जो है हमने यहाँ पे x कह दिया, ये भी कम से कम 1 होना जरूरी है, डिफरेंस इसमें भी कम से कम 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो x2 की वैल्यू आएगी वो y प्लस z आएगी, और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो x1 की वैल्यू आएगी वो x2 प्लस x आएगी, और x2 कितना आ चुका है y प्लस z, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, तो ये x प्लस वाई प्लस z आ गया। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 14, तो उसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या बन जाएगी, हम x1 की जगह रख देंगे x प्लस वाई प्लस z, x2 की जगह रख देंगे y प्लस z, और x3 तो z है ही है, तो इसके वजह से हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14। तो हमारा क्वेश्चन जो है कुछ पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि कोएफिशिएंट जो है जरूरी नहीं कि 1 आएगा लीनियर इक्वेशन में, एक से ज्यादा भी हो सकता है 2 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने करना सीखे थे। अब यहाँ पर जो मेरे पास x है या y है या z है, वो कम से कम एक तो होना ही होने हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, y भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और z भी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, ताकि ये नॉन नेगेटिव सोल्यूशन इनको दे सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कोफिशिएंट मेथड से अगर हम देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मिनिमम तो 1 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जब y मिनिमम 1 हो जाए और z मिनिमम 1 हो जाए, तो यानी 2y प्लस 3z 5 हो जाएगा। 5 को वहाँ सेपरेट कर दें 14 में से, तो 9, तो x की सबसे बड़ी 9 हो सकती है। अने यार y की वैल्यू 1 से लेके स्टार्ट करेगी, और मैक्सिमम तब होगी जब x 1 हो जाए और z 1 हो जाए। तो x और z जब 1 हो जाएंगे तो 2y की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो y 5 तक जाएगा। जहाँ तक z की बात करें तो z के बारे में जब बात करेंगे मैक्सिमम की, तो x 1 हो जाए, y 1 हो जाए, मिनिमम हो जाए, तो ये हो जाएगा 14 माइनस, तो 11 आ जाएगा 3z की वैल्यू। 11 तो हो नहीं सकती, 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो उससे छोटा नंबर क्या हो सकता है 9, तो 3z की वैल्यू जब 9 होएगी तो z क्या हो जाएगा 3, तो z केवल 1 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर जो है सोचा कि t की पावर हम यहाँ पर ले रहे, x के लिए हम t की कौन सी पावर लेंगे, t की पावर 1, x के लिए हमने t की पावर 1 ले ली, फिर टी की पावर 2 से लेके टी की पावर 3 से लेके टी की पावर 9 तक, ये हमारे पास पर्टिकुलर एक्स के बारे में बातचीत हो गई। ठीक है, मैंने कहा यार एक्स के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं वाई के बारे में। तो वाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, फिर टी की पावर 4, फिर टी की पावर 6, फिर टी की पावर 8, फिर टी की पावर 10।
तो ये y के करस्पॉन्डिंग हो गया कि हमें 2y चाहिए, तो पावर्स हमेशा इवन आएंगे। t की पावर 2y के लिए 2 होएगी या 4 होएगी या 6 होएगी या 10 होएगी। अगर हम t क्यूब लेते हैं तो इसका y के लिए 3/2 हो गई। ऐसा तो हमें नहीं चाहिए, 2y की वैल्यू जो है इवन नंबर है, तो t की पावर्स हमेशा इवन आएंगी। 3z जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो t की पावर हमेशा 3 लेंगे, ठीक है। तो t की पावर जो है अगर z 1 होगा तो t 3 आएगा, t की पावर 3 आएगी, फिर 6 आएगा जब z की वैल्यू 2 हो गई, फिर z के लिए 3 हो गई तो t की पावर 9 आएगा। इन तीनों ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट में हमें निकालना है टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 14, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट से एक t कॉमन ले लिया, पहले ब्रैकेट से एक t कॉमन दिख सकता है, यहाँ से t स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से t क्यूब कॉमन दिख रहा है, तो ओवरऑल तीनों ब्रैकेट से क्या कॉमन आ जा रहा है, t की पावर 6। तो t की पावर 6 हम कैंसिल आउट करते हैं, 14 में से 6 चला गया तो 8, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि t की पावर 0, t की पावर 1, t की पावर 2 से लेके t की पावर 8, ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर t की पावर 0, t की पावर 2, t की पावर 4, t की पावर 6, फिर t की पावर 8, यहाँ से t की पावर 0, t की पावर 3, t की पावर 6 टू फाइंड आउट। तो क्वेश्चन इक्विवेलेंट बन गया कि हम इसमें फाइंड कर लें क्वेश्चन किसका, t की पावर 8 का। तो t की पावर 6 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि उसमें कॉर्नर पे आ जाएगा, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे आके हो गया कि t की पावर 8 का कोएफिशिएंट में यहाँ से निकाल ले जाए। तो अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि जो कॉमन रेशियो t से अलावा है, जैसे कॉमन रेशियो जीपी में t स्क्वायर और t क्यूब आ रहा है, तो उसको प्रोडक्ट कर लें, उसको हम जीपी का जो जनरल टर्म होता है, मतलब फार्मूला जो होता है सम का, वो ना अप्लाई करें, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि इसमें अपने मतलब भर के लोगों को देख लो जो t की पावर 8 या 8 से कम पावर देते हो प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। तो हमने कहा कि t की पावर 0 सही है, ठीक है। जब हम यहाँ पे t की पावर 0 को मौका दे रहे हैं तो वो इन सभी से प्रोडक्ट करेगा और वो सारे लोग हमारे काम के आएंगे। काम के आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं t की पावर 8 बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तुमने कहा अगली बारी जो है हम t क्यूब को दे रहे हैं, तो t क्यूब से जो है t की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो t क्यूब, t की पावर 5 और t की पावर 7 और t की पावर 9 अब काम का नहीं आएगा। शुरुआत के केवल 3 टर्म से t क्यूब मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो t की पावर 0 से t क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ, t की पावर 2 से t क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ, t की पावर 4 से t क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ, तो काम के हो गए, ठीक है। मैंने कहा यार एक मौका और देते हैं किसी को, किसको मौका दिया जाए, t की पावर 6 को, कि जाओ यार तुम उनके पहले वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराओ और अपने मतलब के लोगों से प्रोडक्ट कर लेना जो t की पावर 8 से छोटे या बराबर हो, ठीक है। तो t की पावर 6 जो है t की पावर 0 के साथ t की पावर 6 दे देगा, फिर आने का t की पावर 6 जो है t की पावर 2 के साथ t की पावर 8 दे देगा। फिर 4, 6 और 8 अगर t की पावर 8 से मल्टीप्लाई करें, t की पावर 8 से सॉरी t की पावर 6 से अगर t की पावर 4 मल्टीप्लाई करेगा तो काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारे काम के जो लोग आ गए इस बड़े से ब्रैकेट में, वो ये सारे लोग आ गए। काउंट कर लें जरा कितने लोग हमारे काम के हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 लोग काम के हैं, ठीक है। इन 10 लोगों को हम यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में लिख लेंगे। तो हमने कहा कि t की पावर 0, t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 4, t की पावर 5, t की पावर 6, t की पावर 7, t की पावर 8। तो ये तो पहली वाली जीपी थी, इसको भी जोड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यार अकेले यही जीपी है, सबके कोएफिशिएंट 1 है। अगर कोई पूछे कि टी की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या है तो वो तो 1 ही तो दिख रहा है, तो हम लोग जनरल टर्म ही तो निकालते थे कि टी की पावर आर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, फिर आर को चूज कर लेते कि कौन कौन से आर हमारे काम के हैं जो टी की पावर 8 बना सके। यहाँ तो खुद ही पका पकाया मिल रहा है, तो काहे के लिए फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगले जो ब्रैकेट में टी की पावर 0 मिल रहा है, टी की पावर 1 नहीं मिल रहा है, देखो ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में जो प्रोडक्ट करके जो टर्म्स बनाए उसमें टी की पावर 1 कहीं नहीं मिल रहा है, टी की पावर 2 मिल रहा है, टी की पावर 3 भी दिख रहा है, टी की पावर 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है और फिर टी की पावर 7 तक जा रहा है, ठीक है। और टी की पावर 8 भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग 2 बार दिख रहे हैं, टी की पावर 8 जो है जैसे 2 टाइम दिख रहा है, तो यहाँ पे टी की पावर 8 का कोएफिशिएंट 2 होगा, ठीक है। और कोई चीज़ 2 बार दिख रही हो, टी की पावर 6 2 बार दिख रहा है, ठीक है। तो टी की पावर 6 भी 2 बार आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को थोड़ा सा जज कर लेंगे कि टी की पावर 6 जो है एक बार यहाँ नजर आ रहा है और एक बार ये नजर आ रहा है, टी की पावर 8 यहाँ नजर आ रहा है और टी की पावर 8 यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये 10 लोग थे, तो अभी भी 10 ही लोग हैं क्योंकि टी की पावर 8 2 बार आ गया, टी की पावर 6 2 बार आ गया, तो टर्म्स कितने हो गए, 1
टी की पावर 0 वाला स्क्वायर वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म होगा, लेकिन दो टर्म जो है रिपीटेड भी होगा। टी की पावर 6 2 बार आ गया, टी की पावर 8 भी 2 बार आ गया, तो 10 लोग ने कवर कर लिए, काउंट कर लिए कि 10 ही लोग लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है जैसे मान लिया हमारे पास जो रेड वाला ब्रैकेट है उससे टी की पावर अगर 0 मिलेगा तो हमें ब्लू वाले ब्रैकेट से क्या लेना पड़ेगा, टी की पावर 8। तो आंसर क्या आएगा कि यहाँ से 1 और वहाँ से 2, तो ये क्या हमारे पास 2। फिर टी की पावर 1 मिलेगा, तो अगर यहाँ से टी की पावर 1 मिलेगा तो वहाँ से टी की पावर 7, तो टी की पावर 7 क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमारे पास एक केस, तो हम इसको ऐसे करस्पॉन्डिंग सोच लें, आसान तरीके से सोचें कि कुछ पावरें या पहला ब्रैकेट दे दे और कुछ पावरें दूसरा ब्रैकेट दे दे। तो यहाँ से अगर मेरे पास कुछ पावर मिल रही हैं तो बची हुई पावरें यहाँ से मिल जाएं, और ओवरऑल हम चाहते क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 8, ठीक है। तो सब में जो है मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो सब 1 ही तो आ रहा है, पहले वाले ब्रैकेट से हर एक का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो ये करस्पॉन्डिंग जो 9 केस बनेंगे इसमें जो है टी की पावर जो 7 वाला केस है, ठीक है, टी की पावर जो 7 वाला केस है वो टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लू वाले ब्रैकेट में टी की पावर 1 नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ से टी की पावर 0 ले लेते हैं, अगले पेज में देखते हैं, इसको लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ से। तो कोफिशिएंट मेथड में यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट होता है, बाकी इससे हर टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका फायदा भी है, तो नुकसान जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट का है, और फायदा ये है कि इससे हम हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सोचते हैं कि यार यहाँ से टी की पावर 0 मिल जाए, यहाँ से टी की पावर 0 मिल जाए, और वहाँ से टी की पावर 8 मिल जाए, ये पहला केस होगा। फिर यहाँ से टी की पावर 1 मिल जाए, पहले रेड वालों को हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि रेड वालों को बार बार कलर चेंज करना पड़ा। तो टी की पावर 1 मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ से फिर टी की पावर 2 मिल जाए, फिर यहाँ से टी की पावर 3 मिल जाए, और यहाँ से टी की पावर 4, फिर टी की पावर 5, फिर टी की पावर 6, फिर टी की पावर 7, फिर टी की पावर 8। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि टी की पावर 7 के हिसाब से यहाँ पे टी की पावर 1 वाला टर्म है ही नहीं ब्लू वाले में, ठीक है। तो ये वाला केस हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है। तो अलग से बाकी सारे केस बनेंगे, जब यहाँ से 1 मिलेगा तो यहाँ से 7 मिलेगा, यहाँ से 7 तो यहाँ से 6, यहाँ से 2 तो यहाँ से 6, यहाँ से 3 तो वहाँ से 5, यहाँ से 4 तो यहाँ से 4, यहाँ से 5 तो यहाँ से 3। बस नहीं, कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि ब्लू वाले से क्या ले रहे हैं और रेड वाले से क्या, जो पहला ब्रैकेट है वो पहले लिखा गया है, दूसरे ब्रैकेट से ले रहे हैं वो दूसरी बार दूसरे में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से 6 तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से ये मिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो टी की पावर 8 अगर रेड वाले ब्रैकेट से आ गया तो उधर से हमको टी की पावर 0 चाहिए होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 1, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से टी की पावर 8 जो ब्लू वाले ब्रैकेट से देख रहे हो उससे 2 कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 1 × 2, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 वाले में 1 आएगा, 6 वाले में भी कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि टी की पावर 6 जो ब्लू वाले ब्रैकेट में वो 2 है, ठीक है। वहाँ रेड वाले में सब जगह 1 ही आने वाला है, तो यहाँ 1 आएगा, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट भी 1 आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 आंसर आ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तब है जब हमारे पास x1 की वैल्यू हमने x2 से बड़ी और x2 की वैल्यू x3 से बड़ी ली थी, ये कंडीशन ली हुई थी। पर इनका जब हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, तो इनका अरेंजमेंट क्या होगा, इनके अरेंजमेंट हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल तरीके से, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता है, 3 चीजें डिस्टिंक्ट है तो कोई भी बड़ा हो सकता है, ये नहीं कह सकता कि x1 ही बड़ा होगा, ठीक है। ये तो हमने क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक तरीका ले लिया था, उसके 10 आंसर आ गए मेरे पास, ठीक है, कैन इंटरचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो x1 x2 x3 कैन इंटरचेंज, तो इस चीज को हमने यहाँ पे ध्यान से देखा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया बट, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 × 3 फैक्टोरियल, तो ये 10 × 6, तो आंसर क्या आ गया 60। पहले भी आंसर क्या आ रहा था 60। तो कोफिशिएंट मेथड से ईमानदारी से देखें तो अभी जो इस पेज हमने कोफिशिएंट निकाल के दिखाया, तो यार ये काम अब आप लोगों का है, ठीक है। इसमें क्या तुम्हें प्रोडक्ट करना है, कोफिशिएंट करस्पॉन्डिंग देखना है कि ये पहले ब्रैकेट से क्या मिल जाए और दूसरे ब्रैकेट से क्या मिल जाए कि प्रोडक्ट टी की पावर 8 हो जाए। फिर कोफिशिएंट इसका देख लिया, इसका देख लिया कि इधर से 1 इधर से 2, तो 2 आ गया, दोनों तरफ से 1 आ गया तो 1 आ गया। सीधा काउंटिंग प्रोसेस से कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है, कि यार शुरुआत के जो ब्लू वाले ब्रैकेट थे उनसे हमारे पास 10 है, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट का सम 10 आ रहा है और यहाँ से हर जगह से 1 ही मिलने वाला है,
तो कहीं से 1 मिल रहा है, कहीं से 2 मिल रहा है, तो आइडिया ले लेंगे कि सबको जोड़ने पे 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक दूसरा मेथड भी हो गया। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कहते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 के अनइक्वल पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालें, या x प्लस वाई प्लस जेड x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 20 कह देगा। तो इस टाइप से जब लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज में क्वेश्चन बनने लगेंगे तो फिर हमारे पास ये कोएफिशिएंट मेथड ज़्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है। फिर उसमें केसेस बनाने में दिक्कत आएगी। तो दोनों बातें हो गई कि 3 तक तो हम ऐसे ही कर सकते थे, अगर उससे ज़्यादा आ जाएंगे तो कोएफिशिएंट मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहे हैं कि शो दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 26। तो इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन में हमें वो सोल्यूशन बताने हैं जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये बात प्रूफ करिए कि ये जो आंसर आएगा वो 1078 आएगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, वो तो अलग बात है, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ऑप्शन में तो पेपर में तो ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ठीक है, तो इंटीजर टाइप में पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से इंटीजर टाइप के क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है, कि 4 डिजिट का एक नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन आ गई कि केवल x और y में कंडीशन है, z और w x के बराबर हो या ना हो, छोटे हो बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल हो, बस x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने सोचा यार x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 26 के पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशंस कितने होंगे टोटल। टोटल पॉजिटिव डिसीजन कितने होंगे जिसमें x y से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये 3 केस हो सकते हैं, 2 रियल नंबर्स के बीच में, 2 इंटीजर्स के बीच में, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये कम से कम 1 होगा, ये कम से कम 1 होगा, ये कम से कम 1 होगा, ये भी कम से कम 1 होगा। तो यार सबको एक एक दे दिया तो हमारे पास 22 चीज़ें हो गई, ठीक है, एक एक सबको दे दिया। अब यहाँ पर जब ये 22 रह गया तो हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकाल लें 22 लोगों के लिए। 22 इंटीग्रल चीज़ों को 4 लोगों में बांट दें, ठीक है। तो कैसे बांटते थे, 22 + 3 C3, तो 25 C3 तरीके से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके टोटल सोल्यूशन आ जाएंगे। इसको निकाला जा सकता है 25 × 24 × 23/3 × 2 × 1। तो ये 6 हो जाएगा, 6 से इसको काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 100 तो 2300 यानी 2300 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके केवल वो सोल्यूशन आ गया जिसमें एक्स वाई जेड जो है इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ये सोचा केस, हमने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि यार एक्स और वाई आपस में बराबर हो, ठीक है। तो उन्हें मान लेते हैं कि अगर मान लो इसको ऐसा कह दें कि इसमें जो है एक्स अगर वाई के बराबर आ गया, एक्स अगर वाई के बराबर आ गया तो ऐसे हमारे पास m सॉल्यूशंस आएंगे। उन्हें मान लें कि इसके m सॉल्यूशन आएंगे। अगर x बड़ा आ गया y से तो इसके n सॉल्यूशंस आएंगे। अगर x y से छोटा आ गया तो उसके भी n सॉल्यूशंस आएंगे। ये इक्वल क्यों आएंगे, क्योंकि इक्वली लाइकली मामला है। x और y का नाम अगर चेंज कर दें तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इक्वल सॉल्यूशन आएंगे जब x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा, दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम आएंगे, ठीक है। तो उसको हमने n मान लिया। तो हमारे कहने का मतलब है कि m प्लस n की जो वैल्यू आएगी वही 2300 के बराबर ही तो आएगी, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड आउट n, हमें n को निकालना है। अगर किसी तरीके से हम m निकाल ले जाते हैं, क्योंकि m निकालना मेरे लिए थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, ठीक है। तो हमने कहा यार n की जो वैल्यू आ जाएगी दिस -m/2 आएगी। हमारा मेन मकसद है कि m निकल के आ जाए। तो एक बार अगर m निकल के आ गया तो क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट x की वैल्यू y है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू y हो गई तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस z प्लस w। तो ओवरऑल सम कितना था, 26, ठीक है, 26, ठीक है। तो अब हमारे पास ये भी, हमारे पास इसके पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस निकाल लें जो कि n के बराबर आएंगे, ठीक है। तो ने कहा लेट x की वैल्यू k है और k 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है। तो z प्लस w की वैल्यू 26 माइनस 2k हो गई, जिसमें x 1 से बड़ा चाहिए, सॉरी z 1 से बड़ा चाहिए, w भी 1 से बड़ा या बराबर चाहिए। तो अब इसके जो है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस कितने आएंगे। तो हमने कहा यार इसको पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालने तो एक एक चीज़ सबको दे दें, ठीक है। तो इसको अगले पेज में ले जाते हैं। मैंने कहा इसमें जो है एक एक चीज़ जो है दोनों को दे दें, क्योंकि हमें कम से कम इसको एक देना था। तो जेड को भी एक दे दिया,
W को भी 1 दे दिया, तो मेरे पास 24 माइनस 2 के थिंग्स को, आइडेंटिकल थिंग्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर से निकाल लिए जाए। एक प्लस का साइन दिख रहा है साफ साफ, 24 माइनस 2 के प्लस 1 C1, तो इसका आंसर क्या आ गया 25 माइनस 2 के C1। तो ये आसानी से काउंट भी कर सकते थे, ठीक है। ये क्या सोल्यूशन आ गया मेरे पास कि z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 26 माइनस अगर 2k के बराबर है तो उसके हमारे पास कितने सोल्यूशन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जरा k जब तुमने माना हुआ है इसको, तो k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है k की वैल्यू। हमें टोटल 26 चाहिए, जब z 1 हो जाए और w 1 हो जाए तो 2x के लिए 24 हो जाएगी और x हो जाएगा मेरे पास 12। तो k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक जा सकती है ताकि ये पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन हमें मिल सके, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम तुमसे कहें कि टोटल जो सॉल्यूशंस आएंगे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की हो जाएगी समेशन ऑफ 25 माइनस 2k वेयर k स्टार्ट फ्रॉम 1 टू कितना था 12, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक आ गई, 25 समेशन 1 माइनस 2 समेशन k, k की वैल्यू 1 से लेके 12 तक, k की वैल्यू, k क्या है z की वैल्यू एक तरीके से, ठीक है। तो ने कहा यार ये 12 आ जाएगा, 25 इंटू 12 माइनस का 2 इंटू 12 इंटू 13 अपॉन 2, ठीक है। तो ये 300 हो गया और इसको निकाल लें 144 और 156, तो ये 144 वैल्यू आ गई n की, ठीक है। तो n हमारे पास जो आ गया 144 आ गया, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वल सोल्यूशन थे उसको उन्होंने m कहा हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो m कहा हुआ है तो m निकल के आई, ये हमारे पास m की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आई है, ठीक है, क्योंकि इक्वल सोल्यूशन जब निकाले तो उसको m कहा गया। तो अब n कैसे निकलेगा, n जो निकलेगा 23,000 सॉरी 2300 2300 माइनस 144 अपॉन 2, ठीक है। तो यार इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1078 हमारा आंसर होगा। तो एक नया क्वेश्चन समझ में आया कि हम यहाँ पर केवल कंडीशन लगा रहे थे कि x ग्रेटर देन y हो जाए, तो हमने कहा x ग्रेटर देन y वाले जो केस थे मेरे पास उसको उन्होंने m मान लिया और m हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉरी हमने इसको n मान लिया, x ग्रेटर देन y को n मान लिया और n हमें निकालना है। तो x लेस देन y के भी n केस होंगे इक्वली लाइकली होने के वजह से इक्वेशन इक्वली लाइकली है, ठीक है। x y में कि x और y का वेरिएबल का नाम चेंज कर दे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर सोल्यूशन x, y के वही आएंगे जो y, x के आएंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू y के लिए क्या होगा, उसको m मान लिया, तो हमने सोचा कि यार ये जो है मेरे पास n को निकालना थोड़ा सा आसान था मेरे लिए, m को, ठीक है, m को निकालना थोड़ा सा आसान था कि जिसमें x और y बराबर है, ठीक है। तो x और y बराबर वाला केस के लिए हमने सोचा कि x और y को बराबर है तो x को k मान लिया, y भी k हो जाएगा, तो ये z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 26 माइनस 2k हो गया। अब इसके पॉजिटिव इंटीग्रेशन निकाल दिए पार्टीशन मेथड से, तो वो 25 माइनस 2k हो गए और k की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक वेरी कर रही है जो कि हमारे पास x की वैल्यू है, ठीक है। तो उससे हमारे पास जो है इसके सॉल्यूशन आ गए 144। ये 144 सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, जब हमारे पास x और y आपस में बराबर है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू y है। अब हमें क्या चाहिए था, n कौन सा सॉल्यूशन थे मेरे पास जिसमें x बड़ा था y से या y बड़ा था x से, क्योंकि बराबर ही है n की वैल्यू, ठीक है। तो उससे हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास 12 सीट्स हैं और उनमें जो है 4 पर्सन्स को हमें बैठाना है, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, तो कितने तरह से उन 4 पर्सन्स को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोई भी 2 पर्सन जो है वो एक साथ ना बैठे, साइड बाय साइड, यानी अगल बगल ना बैठे, ठीक है। तो अगल बगल ना बैठे यानी एक साथ ना बैठे, ठीक है। तो ने कहा यहाँ पर जो है सीट में जो है नंबर लिखा हुआ है कि 12 सीट्स हैं, तो उसके में जो है 4 लोगों को बैठाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो मेरे पास 12 सीटें हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 सीटें हमने ऐसे मान ली, ठीक है। मान लिया कि एक पर्सन यहाँ बैठ गया, एक पर्सन यहाँ बैठ गया, एक पर्सन यहाँ बैठ गया और एक पर्सन यहाँ बैठ गया, कहीं पे भी 4 पर्सन को बैठा सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बस कोशिश ये करनी है कि इन जो पर्सन के बीच में जो कम से कम एक सीट जरूर छूटी रहे, उसमें कोई ना बैठे, ठीक है, यानी ताकि पर्सन अगल बगल ना हो सके, ठीक है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे x1 नंबर ऑफ सीट्स हैं, यहाँ पे x2 नंबर ऑफ सीट्स हैं और यहाँ पे x3 नंबर ऑफ सीट्स हैं
और यहाँ पे x4 नंबर ऑफ सीट्स हैं और यहाँ पे x5 नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो अब हम अगर 12 सीट में से 4 जगह पे पर्सन को बैठा चुके हैं तो सीटें कितनी वैकेंट रह गई हैं? 8। ठीक है, तो इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की वैल्यू 8 होनी चाहिए, जिसमें x2 कम से कम 1 जरूर होगा, x3 भी कम से कम 1 होगा, x4 भी कम से कम 1 होगा। क्यों 1 होगा कम से कम? ताकि वो जो पर्सन हमने जो बैठाने हैं उनके बीच में कम से कम एक सीट खाली जरूर बनी रहे, ताकि आपस में अगल बगल ना हो सके। ठीक है, x1 पे कोई कंडीशन नहीं, वो 0 भी हो सकता है। अगर x1 0 हो गया तो यानी पहली सीट पे पर्सन जरूर बैठेगा। जो मेरे पास ये 12 सीट है उसमें पहली सीट से बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, x5 अगर 0 हो गया तो लास्ट वाली सीट पे भी पर्सन बैठ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो है ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो अब काम किया गया जाए कि इसको 1 दे दिया जाए, 8 आइडेंटिकल चीज़ों में से एक एक इनको जरूर दे दिया जाए। तो अब मेरे पास यहाँ पे कितनी चीज़ें जगह 5। अब इसको नॉन नेगेटिव तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, तो 5 चीज़ों के नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन क्या आ जाएंगे? 5 और 4 प्लस के साइन दिख रहे हैं तो 5 + 4c4, तो आंसर हो जाएगा 9c4। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो 4 पर्सन हमने जो यहाँ पे डॉट लगाए हुए हैं वहाँ पे 4 पर्सन आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो मेरे पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 9c4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये क्यों किया? जो 4 पर्सन्स हैं कैन इंटरचेंज। तो मल्टीन्यूमरल से हमें क्या फायदा हो गया, यानी हमें इससे गैप मेथड से क्या पार्टीशन मेथड से क्या फायदा हो गया कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट में 4 लोगों को पहले ऐसे बैठा दिया कि उनके बीच में गैप में कम से कम एक सीट खाली जरूर बनी रहे। ठीक है, यानी x2, x3 और x4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया और x1 और x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो है इंटीग्रल निकल के आ गया इसके। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से। और ये हमारे पास जो है, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का हम यहाँ पर सेकंड पार्ट देखना चाह रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या सोच सकते हैं? तो सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 2 एम्प्टी सीट बिटवीन एनी 2 पर्सन्स। तो बिल्कुल सेम बात है, लेकिन x2, x3 और x4 में कम से कम 2 होना जरूरी है। यानी जो सीट हमारे पास जो छूट रही हैं, x2 सीटें छूट रही हैं, x3 सीटें छूट रही हैं, x4 सीटें छूट रही है पर्सन्स के बीच में, वो कम से कम 2 होना जरूरी है। तो ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या होगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 8 रहेगा। 12 में से 4 लोग हैं तो लोग बैठ जाएंगे, 8 सीटें खाली रह जाएंगी। ये सीटें कम से कम 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए, कम से कम ये भी 2 होनी चाहिए। कॉर्नर सीट पे भी पर्सन बैठ सकता है, तो इसलिए x1 और x5 0 हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इसके हमारे पास इंटीग्रेशन कैसे निकाले जाएंगे? इनको 2 दे दिया, इनको भी 2 दे दिया, इनको भी 2 दे दिया। मेरे पास बचे 2 लोग। 2 आइडेंटिकल चीज़ों को हमें 5 पर्सन में अगर बांटना है तो कैसे बांटेंगे? नॉन नेगेटिव तरीके से। 2 और पार्टीशन कितने हैं? 4। तो 2 + 4 c4 इंटू फैक्टोरियल 4 क्यों किया? अब बिल्कुल क्लियर आ गया होगा समझ में। ठीक है, कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर अच्छे से आ गया। ठीक है, तो 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4 करके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इसके लास्ट पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि हमारे पास ईच पर्सन हैव एग्जैक्टली 1 नेबर, यानी हर पर्सन के बगल में एक दूसरा पर्सन होना चाहिए। तो उसके पास एग्जैक्टली एक नेबर, यानी 2 लोग एक साथ बैठेंगे और दूसरे 2 लोग एक साथ बैठेंगे। ठीक है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ सीटें खाली होना जरूरी है उन 2 पेयर्स के बीच में। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमने सोचा कि यहाँ पर जो है मान लो 2 पर्सन यहाँ पे इसको ग्रुप में मान लिया कि 2 ये एक तरह से पर्सन यहाँ बैठे हुए। ठीक है, यहाँ पर x1 सीटें छूट गई, यहाँ पे x2 सीटें छूट गई और यहाँ पे x3 सीटें छूट गई। 4 पर्सन तो ये बैठ ही गए थे। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 आज कितना, अभी इस केस में कितना आ जाएगा? 8। x2 की वैल्यू कम से कम 1 होना जरूरी है ताकि वो जो 2 पेयर हैं वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में चारों एक साथ ना हो जाए। ठीक है, तो x2 कम से कम 1 सीट छोड़ेंगे, x2 के लिए कम से कम 1 होना जरूरी है। x1 0 हो सकता है और x3 भी 0 हो सकता है। कौन से 2 पर्सन हम यहाँ पे बैठा रहे हैं अभी हमने नहीं माना। ठीक है, अभी हम के लिए यहाँ पे पर्सन के लिए सीटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं कि 2 इधर 2 इधर, बीच में कुछ गैप। ठीक है, उस गैप में कम से कम 1 सीट खाली जरूर रह जाए। तो हमने कहा कि यार x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 8 के बारे में बात करेंगे। इसको 1 हमने ये दे दिया, मेरे पास बचे 7 लोग।
और नॉन नेगेटिव इसमें कितने जाएंगे 7 + 2 C2, तो ये हो जाएगा 9C2। अरेंजमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास 9C2। अब चार जगहों पे जो है 4% कैसे इंटरचेंज करेंगे फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक है। तो जहां पे दो बॉक्स बने हुए थे वो उसमें एक तरह से चार लोगों को बैठा है, दो इसमें दो उसमें, ठीक है। तो सीधा 4 फैक्टोरियल करते हैं। ये कोई जरूरत नहीं कि पहले कह दो 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर कह दो 2C2 इंटू फैक्टोरियल 2, वो ले दे के फैक्टोरियल 4 ही हो जाएगा, ठीक है। कि हम पहले चार में से दो उधर सेलेक्ट करें, फिर उनको फैक्टोरियल 2 से इंटरचेंज करें, फिर बचे हुए दो को वहां बैठाएं 2C2 तरीके से, उनको इंटरचेंज करें। इस पूरे का जो ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है वो फैक्टोरियल 4 ही है, क्योंकि 4% को इंटरचेंज करना, हर एक को मौका मिलना चाहिए कि पहले चार सीटें आपके सामने है, 4% है, बैठ जाओ भैया एक एक करके, 4C1 3C1 2C1 1C1, गेम ओवर, ठीक है। फैक्टोरियल 4, दिस इज अवर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो कंपेरिजन फॉर्म में इस टाइप से चीजें बन सकती थी। तो अब ने कहा द नंबर ऑफ वेज इन विच टू डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, यानी आपको दो नंबर सेलेक्ट करने हैं बिटवीन 1 एंड 100 दैट कैन बी चूजन सच दैट different number between 100 can be chosen such that their difference between them is at most 10। यानी हमारे पास जो 1 से लेके 100 तक के नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा से ज्यादा 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ने कहा टोटल वेज कितने आएंगे अगर हम 100 नंबरों में से कोई दो नंबर चूज करते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 100C2, ठीक है। मैंने कह दिया कि हम इसमें से वो माइनस कर देंगे, 100C2 में से हम माइनस कर देंगे व्हेन डिफरेंस इज एटलीस्ट 11। आप चाहते क्या हो कि डिफरेंस जो है दो नंबर जो आपने सेलेक्ट किए हैं उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो, ठीक है। 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए, तो डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो। तो हमने कहा ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो तो यानी कम से कम 11 हो जाए, तो ये लेके हमारे एंटी हो जाएंगे, उनको हम माइनस कर देंगे टोटल में से, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम यहाँ पे चीज़ों को करना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कहा कि डिफरेंस इज एटलीस्ट 11, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास 100 नंबर मान लो यहाँ पे रखे हैं, खूब सारे नंबर यहाँ से बना देते हैं। मैंने मान लिया कि यार हमने एक यहाँ पे एक नंबर सेलेक्ट किया था और एक नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया था, ठीक है, जिसको हम मान लेते हैं कि ए रहा होगा, ये बी रहा होगा। यहाँ पे इसके पास x1 नंबर छूट गए होंगे, यहाँ पे बीच में x2 नंबर छूट गए होंगे और यहाँ पे x3 नंबर छूट गए होंगे, ठीक है। तो ये x1 x2 और x3 नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर कितने आ जाएंगे x1 + x2 + x3 98, क्योंकि ए और बी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी उसमें से दो जगह कम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए 98 नंबर्स हो गए, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लो ए और बी का जो डिफरेंस है वो कम से कम 11 रहे, तो बीच में कितने नंबर आ जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर जो है लेट्स से 1 हो जाए और दूसरा नंबर अगर हमारे पास 12 हो जाए, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा। जैसे मान लो बाई चांस हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 और सबसे आसान केस ले रहे हैं कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 12 हो जाए, तो बी 12 - 1 कितना हो जाएगा 11, तो डिफरेंस कितना आ गया 11 आ गया। लेकिन नंबर कितने आ गए बीच में 2 से लेके 11 तक के, 2 से लेके 11 तक के नंबर कितने हो गए 10 नंबर हो गए। तो कहने का मतलब है कि x2 की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो डिफरेंस है वो 11 या 11 से ज़्यादा हो जाए। डिफरेंस जब 11 होगा तो नंबर बीच में 10 होंगे, ठीक है। तो एक कम हो जाएंगे नंबर, जैसे एक और 12 से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन से आसानी से समझ सकते थे, ठीक है। अच्छा x2 की वैल्यू जो है और x3 की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको 10 दे दिया तो मेरे पास कितने नंबर हो गए 88। गैप मतलब पार्टीशन कितने हैं 2, तो आंसर क्या जाएगा 88 + 2 C2, तो आंसर हो जाएगा 90C2। आंसर हो गया 90C2। ये क्या हो गया कि हमारा जो डिफरेंस है वो कम से कम 11 हो जाए, ठीक है। तो कम से कम हमारा डिफरेंस जो है वो 11 हो जाए, तो उसके 90C2 हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास कि 100C2 में से 90C2 हमने माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास जो है रिक्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा बिटवीन की जगह थोड़ा सा चेंज हम करना चाहेंगे, ठीक है। बिटवीन 1 to 100 में क्या होगा कि 1 और 100 भी हमारे पास सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमने फ्रॉम कर दिया यहाँ पर कि आप 1 और 100 को भी तो चूज कर ही रहे हो ना, 100C2 करके, ठीक है। तो आप कॉर्नर के नंबर भी चूज कर सकते हो ताकि जब x1 0 हो जाए तो 1 सेलेक्ट हो जाएगा, a की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन की जगह फ्रॉम करते रहे, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कैन बी चूजन सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज एट मोस्ट 10, ठीक है। तो एक इस तरह से मतलब कॉर्नर वाले नंबर्स को भी हम चूज कर ले। बिटवीन में क्या हो जाएगा कि हम 1 और 100 को चूज नहीं करेंगे, फिर वो केस हमें यहाँ पे हटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, काउंटिंग से भी हो सकता है, ठीक है। तो काउंटिंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो 11 जो मेरे पास था डिफरेंस एटलीस्ट 11 हो जाए। इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि पहला नंबर अगर 1 हो जाए तो दूसरा नंबर 12 से लेके 100 के बीच में कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसको काउंट कर सकते हैं आसानी से। तो का डिफरेंस जब डिफरेंस एटलीस्ट 11 हो रहा था, ठीक है। इसके हमारे जो केस आ रहे थे 90C2 आ रहे थे, उसी को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं कि यार मान लो पहला नंबर अगर A1 हो गया तो दूसरा नंबर जो B होगा वो क्या हो सकता है, डिफरेंस कम से कम 11 चाहिए, तो आप पहला नंबर 12 ले सकते हो, फिर 13 डॉट डॉट करके 100 तक जा सकते हो। तो ये कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास, 98 वेज तरीके से ऐसा कर सकते हो कि A1 हो जाए और दूसरा नंबर 12 हो जाए, 1,12 1,13, तो हम 1 को भी चूज कर रहे हैं, ठीक है, और 100 को भी चूज कर सकते हैं, तो 1,100, ठीक है। फिर अगर हमने कहा A की वैल्यू 2 हो जाए तो B की वैल्यू जो होगी 13 से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि डिफरेंस 11 कम से कम जरूर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो डिफरेंस 11 चाहिए। इस टाइप से यहाँ पे कितने केस बन जाएंगे मेरे पास कि ये 88 केस बन जाएंगे, 88 तरीके से ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि B की वैल्यू जो है हम यहाँ पर शुरुआत के 12 नंबर नहीं चूज कर सकते, 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, 100 नंबर टोटल है, 12 हटा दिए तो 88 तरीके ये हो गए। अगर A को तुमने 3 ले लिया, छोटे नंबर को हम कह रहे हैं कि 3 ले लिया, वो A कहें या B कहें, जो भी आप नाम देना चाहो, ठीक है। अगर A 3 हो जाए तो ये 14 से स्टार्ट करेगा और अप टू 100 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये 87 वेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते बढ़ते अगर A की वैल्यू हमने कह दिया कि 89 हो जाए तो B जो होगा वो कितना हो जाएगा, पहले 88 लिख देते हैं, 88। तो हमने कहा 88 है तो ये 99 हो सकता है या 100 हो सकता है, ताकि डिफरेंस 11 हो जाए या 12 हो जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2 तरीके इसके भी हो जाएंगे, 2 इसके भी आंसर आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में अगर A 89 हो गया तो B केवल 100 हो सकता है, ठीक है। तो अब इस टाइप से जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसका तो एक ही तरीका आ गया। तो अब इसमें अगर हम 89 से लेके घटते घटते 2 फिर 1 इसको जोड़ते हैं तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 89 इंटू 90 अपॉन 2, ठीक है। 89 टर्म्स हैं तो n प्लस 1 अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या यही 90C2 होता है, यही 90C2 हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे हमने 1 को और 100 को भी चूज किया है, ठीक है। जो हमारे दो नंबर चूज करने हैं वो बिटवीन लेके हमने A और B भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम थी, या तो फिर वो केस हमको अलग से करने हटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो रिक्वायर आंसर आएगा ये जाएगा 100C2। तो हमारे पास दो नंबर चूज करने के तरीके थे, उसमें से हम यहाँ पे 90C2 माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास जो इसका सेकंड मेथड केवल हमने किसका बताया कि एटलीस्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 मिल जाए, ठीक है। तो एटलीस्ट 11 वाले का डिफरेंस निकाल लिए, उससे सफल हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि देयर आर 15 सीट्स इन ए रो नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15। तो यहाँ पर मेरे पास 15 सीटें हैं जिन पे नंबरिंग रखी हुई है 1 से लेके 15 तक की। इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन सेट सच दैट सीट नंबर 6 इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड। यानी आपको 4 पर्सनस को बैठाना है और 6th वाली सीट पे कोई ना कोई एक बंदा जरूर बैठेगा, ठीक है। और कोई भी 2 पर्सन सीट नहीं होनी चाहिए अगल बगल, यानी एडजेसेंट सीट में अगल बगल में नहीं बैठने चाहिए कोई भी दो। और छठे वाले नंबर पे एक पर्सन को बैठना जरूरी है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहाँ बैठना जरूरी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, देखते हैं, ये पहली सीट है, ये दूसरी सीट है, ये तीसरी सीट है, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं,
फिर 11वीं, ये 12वीं, 13वीं, ये 14वीं, ये 15वीं। तो ये नंबर सीट है 15, ठीक है। मैंने कहा भैया इस सीट को तो ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नहीं बैठे, सॉरी एक आदमी ऑलरेडी यहाँ पे बैठ चुका है, तो इसके बारे में तो दिमाग लगाना नहीं। अब हमारे पास 4 में से कोई एक बंदा यहाँ पे बैठ चुका है, हम आखिरी में देख लेंगे कि हम 4 आइडेंटिकल पी सोच रहे हैं कि हैं, ठीक है। P1, P2, P3, P4 4 पर्सन है, हम पी मान के चल रहे हैं, कोई भी एक पी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हो गया, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, फैक्टोरियल 4 से हम आखिरी में इंटरचेंज तो करेंगे, वो तो मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो पहले बैठा तो दें कहाँ पे 4 पी आ रहे हैं 15 में से, ठीक है। मैंने कहा अब यहाँ पे भैया कोई ना बैठे, यहाँ पे कोई ना बैठे, नहीं तो उस पर्सन के ही अगल बगल में कोई बैठ जाएगा तो क्वेश्चन की टांग तो यहीं टूट जाएगी, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हमें कहीं पे भी किसी भी 2 पर्सन को आपस में नहीं बैठने देना अगल बगल। तो इस छठे पर्सन, जो छठी सीट पे पर्सन बैठा हुआ है, उसके अगल बगल भी कोई नहीं बैठना चाहिए। यानी 5वीं और 7वीं सीट पे तो अब हमें कुछ सोचना ही नहीं है, वहाँ तो कोई बैठेगा ही नहीं। अब मेरे पास पर्सन कितने बैठाने हैं? 3, क्योंकि एक तो यहाँ बैठाना ही बैठाना है। अब 3 पर्सन हमारे पास जो है, अगर यहाँ पे हमें 2 बात समझ लें कि यहाँ 1 से लेके 4, इसको हम कह रहे हैं 1 to 4, ठीक है। बिटवीन नहीं, फ्रॉम 1 to 4, यानी 1 पे भी बैठ सकते हैं, 4 पे बैठ सकते हैं, ठीक है। यह वाला केस क्या हो गया मेरे पास? फ्रॉम 8 to 15, तो ये फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। अब फ्रॉम 1 to 4 में क्या हम तीनों को बैठा दें? 3 जो पर्सन है उनको बैठा दें? हमने कहा यार तीनों को बैठा देंगे तो कोई ना कोई 2 तो अगल बगल आ ही जाएंगे। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितने लोग बैठा सकते हैं 1 to 4 वाले में? 2 लोगों को, ठीक है। तो हमने सोचा केस 1, 2 पर्सन्स, या 2 पर्सन्स ना कह के 2P कह दे रहे, 2P फ्रॉम 1 to 4 एंड 1P फ्रॉम 8 to 15, ठीक है। तो देखते हैं इसको करने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो 2 पर्सन को हम 1 to 4 में कैसे बैठा सकते हैं? तो हमने कहा 1 2 3 4, ठीक है। तो एक पर्सन अगर यहाँ पे P बैठ जाए तो दूसरा यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ जाए तो दूसरा यहाँ बैठ सकता है 4 पे, ठीक है। और अगली बार जब एक 2 पे बैठ जाएगा तो तीसरा 3 पे ना बैठ के 4 पे बैठ जाएगा। तो ये मेरे पास कितने केस हो सकते हैं? 3 तरीके से हो सकते हैं। तो 3 तरीके से इनको हम 2P को कहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। वो 2P जो है आप समझ सकते हो कि हमने किस तरीके से सोचा है, ठीक है। कि 1 पे और 3 पे P बैठ गए, 1 पे और 4 पे बैठ गए, 2 पे और 4 पे बैठ गए, ठीक है। तो इसको हम आसानी से सोच सकते थे। अब यहाँ पे जरा इसको सोचें कि यार एक पर्सन को बैठाना है 8 से 15 के बीच में। 8 से 15 के बीच में कितनी सीटें टोटल हो गई? 8 को और 15 को भी लेना है, ठीक है। तो 7 हटाते 15 में से तो 8, तो 8 में से कोई भी एक सीट पे हम बैठ सकते हैं, क्योंकि 7 पे तो हम बैठेंगे नहीं, हमें 8 से स्टार्ट करना है। 8 पे बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 7वीं सीट तो छोड़ ही दी थी हमने। तो अब हमारे इस क्वेश्चन में आंसर क्या जाएगा? 3 × 8 24। फैक्टोरियल 4 हम आखिरी में कर देंगे। अभी हम कह यहाँ पे P कह रहे हैं, P1 P2 P3 P4 नहीं कह रहे, ठीक है। तो हमने 4 P को सेट कर दिया। 24 तरीके से ऐसी सेटिंग हो सकती है कि 2 इधर बैठ जाएं 1 to 4 वाले में और एक बैठ जाएगा 8 to 15 वाले में, ठीक है। मैंने कहा यार अब यहाँ पर जो है केस 2 के बारे में जाते हैं। केस 2 में यार 1P जो है फ्रॉम 1 to 4 हो जाए एंड 2P फ्रॉम 8 to 15 हो जाए, कि 2 बंदे उधर बैठ जाएं, एक बंदा इधर बैठ जाए। तो यार इसका गेम तो यहीं पे बन गया 4C1 तरीके से। 4 में से कोई भी एक सीटें हुए हैं, उठा लो भैया, आइए के बैठ जाओ जाके, ठीक है। मैंने कहा यार हमें कैसे बैठाओगे? 2 लोगों को बैठाना है, 8 सीटें हैं, ठीक है। 8 सीटें हैं, 2 लोगों को बैठाना है। तो उन्होंने कहा 8 सीटें थी, ठीक है। 8 से लेके 15 में गिनोगे तो 8 सीटें आएंगी, 15 - 7 कर लिया, ठीक है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने एक बंदे को यहाँ बैठा दिया, एक बंदे को यहाँ बैठा दिया। यहाँ X1 सीटें छूट गई, यहाँ X2 सीटें छूट गई, यहाँ X3 सीटें छूट गई। ये कम से कम 1 होना जरूरी है X2 को। ये 0 हो सकता है। जब ये 0 हो जाएगा तो सीट नंबर 8 पे एक पर्सन बैठ जाएगा, पहला पर्सन सीट नंबर 8 पे बैठ जाएगा। पहला P जो है 8 पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार यहाँ पे भी कम से कम 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आखिरी में भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे X1 + X2 + X3 का लो क्या जाएगी? 6 क्यों हो गई? क्योंकि यार जो वैकेंट 8 सीटें थी, 2 जगह तो पर्सन सेट कर दे रहे हैं, 2 पर्सन को 8 से 15 में बैठना है, तो सीटें 8 में से 2 तो फिल हो गई। अब 6 खाली, ये जो है X1 + X2 + X3 क्या है? वैकेंट सीट्स हैं, जो खाली सीट्स हैं वो हैं। तो 6 सीटें बची हुई हैं और ये जो गैप है उसमें कम से कम एक सीट जरूर होना चाहिए। जहाँ पे हमने 2 पर्सन को बैठाना है उसके बीच में X2 के लिए कम से कम 1 होना जरूरी है।
तो हमने कहा चलो यार एक इनको दे देते हैं, मेरे पास बचे 5, नॉन नेगेटिव सोल्यूशन कितने आ जाएंगे, 5 और 1 6 7 7C2, तो ये हो गया 21। तो अब इस केस का आंसर कितना आ गया, 4 × 21 यानी 84 इसके आंसर आ गए, ठीक है, और 24 उसके आंसर आ गए थे। अच्छा, अब एक केस और बचता है, थर्ड केस, कि all three P from 8 to 15 में हो जाए। तो 8 से 15 के बीच में जो 8 सीटें मेरे पास टोटल हैं उनमें से तीनों बैठ जाएं। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से लेके 15 के बीच वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 8 से 15 हमने लिखे नहीं थे, वो ऑब्वियस हम बोल तो रहे ही हैं, ठीक है, 8 से लेके 15 डॉट डॉट, ठीक है। तो हमने कहा यार यहाँ पर जो है 8 से 15 वाले जो 8 सीटें हैं मेरे पास, ठीक है, उसमें हमें 3 सीटें चूज कर लेते हैं आर्बिट्री, कोई भी 3 मान लें, ठीक है। यहाँ पे x1 सीट छूट जाएंगी, यहाँ x2 सीट छूट जाएंगी, यहाँ x3 सीट छूट जाएंगी, यहाँ पे x4 छूट जाएंगी। ये कम से कम 1 होना जरूरी है, ये कम से कम 1 होना जरूरी है, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। अब मेरे पास 3 जगह परसेंट बैठ चुके, 3 जगह पे p बैठ गए, ये p है, ये p है, ये p है, ठीक है, 3 जगह पे p बैठ गए। यहाँ पर जो है यहाँ पे p बैठ गया था, यहाँ p हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है यहाँ पर अगर कह दें कि x1 + x2 + x3 + x4 8 था, 3 p हो गए, 5 सीटें वैकेंट रह गई। इसमें कम से कम एक वैकेंट सीट होना ही होना चाहिए, x2 भी कम से कम 1 होना चाहिए, x3 को भी कम से कम 1 होना चाहिए। एक दे दिया, एक दे दिया, 3 बचे, और 1 2 3 बस प्लस के साइन है, तो 3 + 3 C3, तो 6C3, इसके लिए कितनी होती है 20, ठीक है। तो ये 20 तरीके से 4 पी को तुमने सेट कर दिया कि छठे वाले पे 1 पी होना ही था, और तीनों पी राइट साइड में ले गए छठे के, यानी 8 से लेके बैठा, 7 पे तो बैठ नहीं सकते थे, 8 से 15 के बीच में तीनों पर्सन तीनों पी को सेट कर दिया, ठीक है। अब मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 24 पहले किस कितना आया था 24, ठीक है। तो आंसर जो आ जाएगा 24 + 84 + 20 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ पे 4 पी नहीं है, 4 पर्सन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं P1 P2 P3 P4 कैन इंटरचेंज, तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो भी इसको जोड़ने पे निकलेगा। फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, तो 128 दिख रहा है ये, 80 + 20 हो गया, 4 और 28 24, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 4, दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, कि छठे सीट पे जरूर बैठना चाहिए था। तो एक बार दोबारा इसको जरूर देख लेंगे, अपने आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर सोल्यूशन को एक बार दोबारा लगा देख सकते हैं अगर ना समझ में आए तो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस इनटू दिस, तो x1 + x2 + x3 इंटू y1 + y2, इसका प्रोडक्ट 77 होना चाहिए, और हमें सोल्यूशन चाहिए पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने कहा 77 के जो लिख सकते हैं, 77 को हम 7 × 11 कह सकते हैं, और तो कोई प्राइम नंबर ऐसे नहीं जिनका प्रोडक्ट ये करते हैं, ठीक है। अगर हम 1 और 77 कहते हैं तो x1 + x2 + x3 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि तीनों का मिनिमम सम 3 होएगा, ठीक है। तो इस केस में ये 7 हो जाए, और साथ साथ में y1 + y2 की वैल्यू 11 हो जाए, ये पहला केस हो सकता था। दूसरे केस में ये हो सकता था यार x1 + x2 + x3 की वैल्यू 11 हो जाए, और y1 + y2 की जो वैल्यू है वो 7 हो जाए। अब ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर निकाल लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम इसको 1 × 77 कहेंगे, तो ये तो केस हम नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी 3 लोगों का सम या 2 लोगों का सम 1 नहीं हो सकता। मिनिमम नंबर जो होगा 1 इंटीजर लेना है, किसी भी x को या y को हम 1 से छोटा नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, तो वो केस हम नहीं लेंगे, ठीक है। और तो कोई केस बन ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स ही हैं, 7 और 11, इसके और फैक्टर तो होंगे नहीं, ठीक है। तो ने कहा यार इसमें जो सोल्यूशन आएगा इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 7 हैं, पॉजिटिव चाहिए, सबको एक एक पहले से ही दे दिया, 4 और 2 पार्टीशन, तो आंसर हो जाएगा 6C2, ठीक है। तो सबको एक एक दे दिया, 4 5, ठीक है, 6C2 की वैल्यू 15 होती है। इसके 15 पॉजिटिव सोल्यूशन आ गए, इसके कितने हो जाएंगे 11 हैं, एक एक दे दिए 9, और 10C1,
ठीक है। तो डायरेक्ट भी कह सकते थे 10 सोल्यूशन आ जाएंगे, 1,10 से लेके 10,1 तक एक एक कम होता जाएगा, y1 एक एक कम होता जाएगा, y2 एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सारे 10 केस आ जाएंगे। तो 15 तरीके से ये वेरी करेगा, 10 तरीके से, तो ये 150 पहले केस का आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखें हम पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें देखते हैं पॉजिटिव सोल्यूशन 11 है, सबको एक एक दे दिया, 8 बचे, 2 पार्टीशन प्लस के 2 साइन, तो 10C2, तो ये 45 हो गया। ठीक है, इस पे बात करते हैं, सबको एक एक दे दिया, तो 5 5 और 1 6, तो 6C1। ठीक है, तो इसमें आंसर कितना जाएगा, 45 इंटू 6, तो 90 इंटू 3 यानी 270। तो आंसर क्या जाएगा, 150 और 270 को ऐड कर लिया, तो 420 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। दोनों केसेस को हमने ऐड कर दिया। तो उससे हमारे पास 420 आंसर बन जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। ठीक है, लगातार सारे क्वेश्चन कठिन कठिन चल रहे, तो चलो बीच में एक आसान क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। हमसे कह रहे हैं कि यार अगर n ऑब्जेक्ट को हमने एक रो में अरेंज कर दिया, n ऑब्जेक्ट है उनको हमने एक रो में अरेंज कर दिया, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग थ्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सो दैट नो टू ऑफ देम नेक्स्ट टू ईच अदर, कि कोई भी दो अगल बगल ना हो। ठीक है, n ऑब्जेक्ट जो है एक रो में अरेंज है। ठीक है, तो ने कहा यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि n ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से रखे हुए हैं। हमने जो है कुछ ऑब्जेक्ट जाके सेलेक्ट कर लिए, हमने कहा चलो यार एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे। अब कितने ऑब्जेक्ट रह गए, 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, कितने रह गए रो में, n-3 ऑब्जेक्ट रह गए। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे x1 ऑब्जेक्ट रहे होंगे, यहाँ x2 रहे होंगे, यहाँ x3 रहे होंगे, यहाँ x4 रहे होंगे। इन सभी का जो सम आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, वो कितना आएगा, n-3, क्योंकि 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, n टोटल थे। ठीक है, अब ये जो x2 है वो कम से कम 1 होना जरूरी है। जो हमने सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट हैं जिसको हमने स्टार करके दिखाया हुआ है ब्लू रंग से, ठीक है, तो उसके 2 ब्लू के बीच में कम से कम एक रेड तो होना चाहिए ना, एक कम से कम ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। तो x2 कम से कम 1 होगा, x3 कम से कम 1 होगा, x1 0 हो सकता है, x4 भी 0 हो सकता है। x4 0 हो गया तो जो स्टार होगा वो लास्ट प्लेस पे आ जाएगा, यानी जो सेलेक्ट वाला जो ऑब्जेक्ट होगा थर्ड वाला, वो सबसे आखिरी वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर जो है इसके इंटीजर सोल्यूशन निकाल लिए जाए। तो इसके इंटीजर सोल्यूशन निकालने के लिए एक हमने x2 को दे दिया, एक हमने x3 को दे दिया, मेरे पास बचे n-5 कम करना है। ठीक है, तो n-5 ऑब्जेक्ट बच गए। अब इसके निकाल लेते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर सोल्यूशन। तो n-5 चीजें हैं और 3 प्लस के साइन दिख रहे हैं, C3, तो यानी n-2 C3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आसानी से हो गया, n-2 C3 ए पार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो हमने पहले से ही 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए ताकि उनके बीच का डिफरेंस जो है उसके बीच में कम से कम एक ऑब्जेक्ट जरूर है, नहीं x2 को कम से कम 1 होना चाहिए, x3 को कम से कम 1 होना चाहिए, x1 0 हो सकता है, x4 0 हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अब इसके इंटीजर सोल्यूशन निकाल लिए हमने। तो ये नंबर ऑफ वेज होगा आपके पास कि आपको कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगल बगल नजर नहीं आएंगे, सिलेक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट जो होंगे सब हमेशा कोई भी 2 सब अलग ही अलग रहेंगे, मतलब कोई भी 2 एक साथ नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं द नंबर ऑफ quadrilateral which can be constructed by joining the vertices of a convex 20 sides polygon। तो एक 20 साइड का पॉलीगन आपके पास है। ठीक है, और उसमें जो है आपको एक पॉलीगन से बनाना है क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी साइड इससे कॉमन ना हो। ठीक है, नो साइड ऑफ पॉलीगन इज आल्सो द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी इनमें दोनों में कोई भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें से बोला गया है। तो अब हमारे पास जो है एक सर्किल क्रिएट कर लिया जाए। ठीक है, तो हमने कहा चलो यार एक ये सर्किल बन गया। ठीक है, इस सर्किल में हम यहाँ पर पहले जो है 20 वर्टिसेस ले लेते हैं। ठीक है, तो उनको मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक 20 साइड का पॉलीगन बन जाएगा। फिर सर्किल को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, रेगुलर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो
तो ये जो हमने ग्रीन कलर्स कर दिए वो वर्टिसेस है हमारे पास एक पॉलीगन के, सबको मिला देंगे तो फिर सर्किल को हटा देंगे, ठीक है। तो ये 20 साइड का हमारे पास एक पॉलीगन तैयार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इक्वली लाइकली करने की कोशिश करी कि हाँ ठीक है ऐसे ले लें, ठीक है। अब आपको इसमें से कोई भी 4 वर्टिसेस अगर चूज करेंगे, ठीक है, इस सर्किल में 4 पॉइंट अगर हम चूज कर लेते हैं ताकि कोई भी 2 अगल बगल के ना हो, तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेटर बनेगा उसकी कोई भी साइड पॉलीगन की साइड नहीं होगी, असल में, ठीक है। कि हम यहाँ पे सर्किल में जो 20 पॉइंट है उनमें से कोई भी 2 पॉइंट, हमें इस तरह से 4 पॉइंट लेने मेरे को, कोई भी 2 अगल बगल ना हो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि n पॉइंट रो में थे, कोई भी 2 अगल बगल नहीं थे, तो वहाँ 3 पॉइंट लेने थे, यहाँ पे 4 पॉइंट लेने हैं। कॉन्सेप्ट तो वही है लगभग लगभग, ठीक है। तो हमने कहा कि लेट्स से कि हमने एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया, ठीक है। कोऑर्डिनेटर जो हमें बनाना है उसमें से पॉलीगन में से एक पॉइंट यहाँ चूज कर लिया। पॉलीगन यहाँ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम जब सर्किल के सारे पॉइंट जोड़ देंगे ये 20 साइड बन जाएंगी, उससे पॉलीगन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट हमने ये चूज कर लिया, तीसरा पॉइंट हमने ये चूज कर लिया, ठीक है। और एक ये चूज कर लिया, ठीक है। तो इससे हमने मिला के एक ये कोऑर्डिनेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी कर सकते थे पर अगल बगल के ना करें। यहाँ पे x1 नंबर ऑफ पॉइंट छूट गए, यहाँ पे x2 नंबर ऑफ पॉइंट छूट गए, यहाँ पे x3 नंबर ऑफ पॉइंट छूट गए और यहाँ पे x4 नंबर ऑफ पॉइंट छूट गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू जो होगी, ठीक है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 4 आपने ले लिए 20 में से, तो कितने हो गए 16, तो 16 होनी चाहिए। और इनके बीच में हमेशा कम से कम एक पॉइंट को होना जरूरी है, ठीक है। जो भी आप 4 पॉइंट चूज करो उसको ABCD नाम देते हैं। तो A और B के बीच में x1 पॉइंट है तो x1 कम से कम एक जरूर होगा, x2 कम से कम एक जरूर होगा, इसी तरह से x3 और x4 भी मिनिमम 1 हो सकते हैं, ठीक है। रो वाले केस में कॉर्नर पे तो 0 हो सकता था, पर सर्किल वाले में तो हम एंड पॉइंट तो इसमें हम मिल जाते हैं फर्स्ट पॉइंट से, तो इसलिए सब में कम से कम एक गैप जरूर होना चाहिए, कम से कम एक ऑब्जेक्ट बीच में रहना चाहिए, ठीक है, पॉइंट रहना चाहिए। तो ना इसके जो है पॉजिटिव इंटरसेक्शन निकाल लिए जाए। तो एक काम कर लेते हैं कि इसमें से इसको एक दे दिया, इसमें भी एक दे दिया, इसमें भी एक दे दिया, ये सब तो यार सीख चुके होंगे, ठीक है। अब मेरे पास बचे 12 के नॉन नेगेटिव सेक्शन कितने जाएंगे? 3 प्लस के साइन दिख रहे हैं, तो 12 प्लस 3 C3, तो 15 C3। ये आंसर मेरे पास वो है कि कम से कम एक पॉइंट सबके बीच में जरूर होना चाहिए, वर्टिसेस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जो है सर्किल में जैसे हम कह रहे हैं ABCD एक कोऑर्डिनेटर बनाना है, तो हम पहला पॉइंट पहले चूज भी तो करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पहला पॉइंट हम कौन सा ले रहे हैं। तो हमने कहा ये जो 20 पॉइंट थे उनमें से हमने कोई भी पॉइंट A करके यहाँ पे चूज कर लिया। A पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये हमने A को चूज करने के तरीके हैं, ठीक है, 20C1 तरीके से। फिर जब वो चूज हो गया, उसको हमने चूज कर लिया, तो उसके बाद जो है अब B क्या आएगा, उससे x1 पॉइंट छोड़ के आएगा, ठीक है। x1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से बड़ी, तो उसके बाद ये B पॉइंट आ जाएगा जिसको हमें चूज करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगा, x1 की बस में वैल्यू मालूम होनी चाहिए। फिर x2 पॉइंट छोड़ के जो है अगला पॉइंट आ जाएगा C, फिर x3 पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट आ जाएगा D, और x4 जो बचे हुए पॉइंट 16 में से जो भी बच जाएंगे वो x4 अपने आप कवर हो जाएगा, वो उसके बाद A आ जाएगा। तो इससे हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमने 15C3 तरीके से ऐसे सेट कर लिया कि A के बाद B आ जाए, B के बाद C आ जाए, C के बाद D आ जाए, कितने कितने पॉइंट छोड़ के x1 x2 x3 और x4 पॉइंट छोड़ के ये कोऑर्डिनेटर तैयार हो जाएगा। बस A डिसाइड करना है कि कहाँ रखना है, ठीक है। तो 20C1 तरीके से हमने A को चूज कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा कि कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि यही कोऑर्डिनेटर, सेम कोऑर्डिनेटर, ठीक है, तो दोबारा तो नहीं बन सकता, इसमें कोई केस रिपीट तो नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे मान लें कि हमारे पास जो है ऐसा हो जाए कि बहुत ध्यान समझने की कोशिश करें, यहाँ पे अगर हम A ले लें, ठीक है, और यहाँ पे B ले लें, और यहाँ पे C ले लें, यहाँ पे D ले लें, ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, कि शेप भी यही बनी रहेगी, ठीक है, शेप भी बनी रहेगी, और इस टाइप से चीजें, जैसे मान लो कभी A यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया और C यहाँ पे आ गया और D यहाँ पे आ गया, तो AB में x1 पॉइंट थे, तो ये A और B के बीच में x2 की जगह अगर x1 पॉइंट आ गए, ठीक है, तो शेप वैसा ही का वैसा बना रहेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमने नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ये 4 डायग्राम हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। पहले डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है। ये ऊपर जो डायग्राम बना था ये वही डायग्राम है, ठीक है। अगली बार हमने सोचा कि यार A को जो है यहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि 10C1 तरीके से हम A को चूज कर सकते थे, वो कोई भी पॉइंट हो सकता था। अगर हम A को यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करें तो उससे x1 पॉइंट की जो वैल्यू है
x1 पॉइंट को छोड़ के देखो, पहली बात तो देखो जो चारों डायग्राम में दिख रहे हैं उसमें ABCD को अगर ध्यान न देखें तो वो चारों डायग्राम सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B में जो है यहाँ पे कितने पॉइंट चाहिए, 2, यहाँ पे भी कितने पॉइंट है, 2। जैसे इसमें 2 पॉइंट x1 की वैल्यू हो गई, x2 की वैल्यू 3 हो गई, x3 की वैल्यू 5 हो गई, x6 की वैल्यू, x4 की वैल्यू 6 हो गई। तो हमने यहाँ 2 ही पॉइंट लिए, यहाँ भी 2 पॉइंट लिए, यहाँ भी 2 पॉइंट लिए, यहाँ भी 2 पॉइंट लिए। यहाँ पर अगर 3 पॉइंट है तो सब डायग्राम में 3 ही पॉइंट है। x2 के मतलब नाम भले इसका कुछ भी और हो जाए, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये 6 हैं, तो ये भी 6 हैं, ये भी 6 हैं और ये भी 6 पॉइंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने A को यहाँ से स्टार्ट किया, अगली बार हमने A को यहाँ से स्टार्ट किया, अगली बार हमने A को यहाँ से स्टार्ट किया और आखिरी वाले डायग्राम में A को यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। जब A यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू है कभी न कभी 3 भी होगी, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के लिए जो 16 हम ले रहे हैं उसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो अगर हम AB लाइन को ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, उसमें 3 पॉइंट ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे BC लाइन में वही 3 पॉइंट थे, हमें क्या फर्क पड़ता है कि ABCD का डायग्राम जो है तुम इस तरह से नाम दे रहे हो कि ये नाम दे रहे हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है ABCD, लेकिन डायग्राम तो सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास 2 पॉइंट थे वो AB पे थे, यानी x1 की वैल्यू 2 थी। यहाँ पर जो 2 पॉइंट है वो किस पे, DA पे हैं, ठीक है। तो DA पॉइंट कभी ना कभी A जब आगे की ओर शिफ्ट हो गया तो AB पे कितने पॉइंट आ गए, 3, जहाँ पे पहले ये कितना है, x1 की वैल्यू 3 आ गई। कभी ना कभी x1 2, x2 3, x3 5 और x4 6 होगा इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में क्या हुआ, x1 की वैल्यू 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई x3 की वैल्यू और x4 की वैल्यू 2 हो गई, ताकि डायग्राम का शेप वही बना रहे, सेम डायग्राम बन गया, ठीक है। बस A ने अपनी पोजीशन यहाँ से अटका के यहाँ ले ली, ठीक है। और उसके लिए जो सोल्यूशन था x1 x2 x3 x4 का क्या था, 2 2 3 5 6, इसके लिए क्या आ गया, 3 5 6 2। सोल्यूशन ऐसा जरूर मिलेगा कभी ना कभी, तो शेप तो वही बन गया ना मेरे पास। तो ये जो एक पॉलीगन है, मतलब एक कोऑर्डिनेटर जो है वो 4 बार बन जा रहा है, ठीक है। तो हमें वो जो ऊपर जो आंसर था उसमें 4 से क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा। अगर हम ट्रायंगल ले रहे होते तो 3 से डिवाइड करते, अगर हम पेंटागन ले रहे होते तो हम 5 से डिवाइड करते। पहले एक पॉइंट को चूज करेंगे जिसको तुम A नाम दे रहे हो कि पहला पॉइंट कौन सा है कोऑर्डिनेटर का, चाहे उसको तुम नाम A दो, चाहे D दो, चाहे C दो, चाहे B दो, क्या फर्क पड़ता है। कोई भी एक पॉइंट से तुम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर रहे हो, नाम तो बाद में भी दे सकते हैं, तो उस पर x1 छोड़ के, x2 छोड़ के, x3 छोड़ के, x4 छोड़ के बाकी के पॉइंट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसने जो है यहाँ से डायग्राम को स्टार्ट किया, ठीक है, इसने जो है यहाँ से डायग्राम को स्टार्ट किया, तो उसको A यहाँ से पॉइंट मिल गया, इसको A पॉइंट यहाँ मिल गया, इसको A पॉइंट यहाँ मिल गया। और कभी ना कभी x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 16 है, इसमें भी आ रही तो इसमें भी 16 आ रही है, बस सोल्यूशन चेंज हो गया। x1 की वैल्यू यहाँ 3 हो गई, x2 की वैल्यू 5 हो गई, x3 की वैल्यू 6 हो गई और x4 की वैल्यू 2 हो गई, जबकि पहले यहाँ पर 2 3 5 और 6 था। लेकिन डायग्राम से मेन मतलब है हमारे को कोऑर्डिनेटर जो देखेंगे वो तो बिल्कुल सेम बन गए ना, तो सेम बिल्कुल अपनी उन्हीं पोजीशंस को दे रहे हैं, चारों वर्टिसेस की पोजीशन तो वही है, ठीक है। नाम बदल गया ABCD से क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि हम 20C1 तरीके से A को चूज कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास ये सारे केस जो है 4 बार रिपीट हो जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं A अगर यहाँ आएगा तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि 20C1 तरीके से हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। और x1 x2 x3 x4 हमें इस टाइप से सोल्यूशन मिल सकते हैं कि डायग्राम फिर से वही रिपीट हो जाए। तो एक डायग्राम 4 बार बन जा रहा है, तो उसमें हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब इसका यार आंसर नीचे लिखा हुआ है 2275, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कभी कभी वो ट्रायंगल कह देता है, तो ट्रायंगल में क्या करेंगे, अगर सेम क्वेश्चन में ट्रायंगल करना होता तो हम क्या करते, तो पहले तो x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू 17 होती, उसके पॉजिटिव इंटीग्रेशन जो भी आने होंगे वो निकल आएंगे। जैसे यहाँ पे 16 था, 4 x1 x2 x3 x4 थे। फिर 20C1 तरीके से हम कोई वर्टिसेस एक ट्रायंगल का चूज करते और आखिरी में उसमें इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड भी करते। 3 से डिवाइड क्यों करेंगे कि वो एक ही ट्रायंगल का जो शेप होगा वो 3 बार बनेगा। कोऑर्डिनेटर में 4 बार बन रहा है, पेंटागन में 5 बार बनेगा, ट्रायंगल में 3 बार बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसको, ठीक है। इससे हर टाइप के पॉलीगन तुम इसमें पॉलीगन के अंदर दूसरे पॉलीगन बना सकते हो कि कोई साइड कॉमन ना हो, ठीक है। कि 20 पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट चूज करने हैं, कोई भी 2 पॉइंट अगल बगल ना हो सर्किल में, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ये कह देंगे भैया 20 साइड का पॉलीगन है, उसमें कोऑर्डिनेटर बनाइए, कोई साइड कॉमन ना हो, ठीक है। बिल्कुल सेम 2 टाइप की लैंग्वेज होती है, ठीक है। ट्रायंगल वाला केस तो हमने डायरेक्ट पहले भी किया हुआ था, जब हमने इसको फॉर्म डायग्राम मेथड नहीं भी पढ़ा था, उससे पहले भी कर चुके थे, ठीक है। लेकिन हमने जान उसके जनरलाइज किया, हमें मालूम था आगे हम इसमें
लार्ज केसेस को लेंगे, ठीक है। पेंटागन ले सकते हो, हेक्सागन ले सकते हो। हेक्सागन है तो 6 से डिवाइड करोगे, 20C1 इंटू इंटीजर निकालने के बाद इंटू डिवाइड बाई 6, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं there are three piles of identical blue, there are three piles of identical red, blue and green। तो 3 ढेर हैं जिसमें खूब सारी जो है रेड गेंदे एक ढेर में, दूसरे में ब्लू गेंदे हैं, तीसरे में ग्रीन गेंद है, ठीक है। और हर ढेर में आपके पास कम से कम 10 गेंदे जरूर हैं, 10 हैं या उससे ज्यादा हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 बॉल्स, तो आपको 10 गेंदें चूज करनी है। तो इस तरह से चूज करनी है कि इफ ट्वाइस नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 बॉल्स इफ ट्वाइस एज मैनी रेड बॉल्स एज ग्रीन। तो यानी आपके पास अगर ग्रीन बॉल्स जो हैं वो एक्स हमने चूज कर ली, तो आपके पास जो है जो नंबर ऑफ रेड बॉल्स होंगी वो कितनी हो जाएंगी, ट्वाइस एक्स बॉल्स हो जाएंगी। उसका दुगनी होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए, ठीक है। और फिर बची कौन सी, ब्लू वाली बची, तो ब्लू वाले की वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इन सबका जो सम आएगा 3x प्लस वाई वो 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर x, y के सोल्यूशन निकालने हैं कि x, y के सोल्यूशन कितने बनेंगे। तो ना यार x के लो 0 ले लो तो y के लो 10 हो जाए। एक केस तो ये बहुत आसानी से दिख रहा है कि 0,10 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरे केस में जो इसने ऐसा तो बोला नहीं कि कम से कम एक लेना जरूरी है, ग्रीन वाली या रेड वाली, कुछ ऐसा तो बोला नहीं। 0 भी हो सकता है, 0 का ट्वाइस भी 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर हम x को 1 ले लेते हैं तो ग्रीन वाली 1 हो जाएगी, रेड वाली 2 हो जाएंगी, तो इसको कितना हो जाएगा 7, ठीक है। मैंने कहा चलो यार x को y को अगर हम s को 2 ले लेते हैं तो y 4 हो जाएगा, बात क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा x को जो है 3 ले लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, ये तो सीधा काउंटिंग से ही निकल के आ गया, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो y 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के जो तरीके हैं वो 4 तरीके से इसे सिलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सब एक जैसी गेंदें, आपको कोई भी गेंद मिल जाए, एक गेंद जैसे आपको चाहिए ग्रीन वाली एक गेंद चाहिए तो आप कोई भी एक उठा सकते हो, ठीक है। दिक्कत तब होती है जब हम कहते हैं 10 से कम गेंदें होती, ठीक है। तो हमें सबके 7 गेंदें भी निकल सकती हैं, किसी की 10 भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 से ज़्यादा ही गेंदें सब ढेर में है, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। तो अगले क्वेश्चन में से कह रहे हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक ए गार्लैंड विथ 5 फ्लावर्स ऑफ वन काइंड। तो आपके पास एक जैसे 5 फ्लावर हैं, ठीक है, आइडेंटिकल हैं, और 3 आइडेंटिकल फ्लावर दूसरे टाइप के हैं। इनसे आप कितने तरीके की मालाएं बना सकते हो, ठीक है, कितनी मालाएं बना सकते हो। तो इसको क्वेश्चन को समझना मेरे को। तो ने कहा यार यहाँ पर हमने एक माला ले ली, अब 3 आइडेंटिकल फ्लावर जो हैं मान लेते हैं कि वो एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया और एक यहाँ ले लिया। 3 ये आइडेंटिकल जो एक टाइप के जो थे उनको हमने यहाँ पे 3 जगह पे सेट कर दिया। आइडेंटिकल है तो इसको हम अरेंज भी नहीं कर सकते, सब एक जैसे हैं, एक ही तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। इसको रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमने सोचा कि x1 जो चीज़ें हैं, हमने सोचा कि यहाँ पर जो है x1 जो 5 चीज़ें मेरे पास जो दूसरे कलर के जो आइडेंटिकल फ्लावर्स हैं, x1 फ्लावर्स यहाँ आ गए, x2 फ्लावर्स यहाँ आ गए, x3 फ्लावर्स यहाँ आ गए, और x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 5, ठीक है। तो अब इसमें जो है यहाँ पर क्या आंसर आएगा ये सोचना है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक ए गार्लैंड ऑफ 5 फ्लावर्स ऑफ वन काइंड एंड 3 फ्लावर्स ऑफ अनदर काइंड, ठीक है। तो इसको करने का एक बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है, कि इसमें जो है हम इसके निकाल लें x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3 के नॉन निगेटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3। ऐसा हम लोग कब करते थे, जैसे मेरे पास 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, ठीक है, उसमें 5 आइडेंटिकल थिंग्स को हमें डालना है। जो 3 आइडेंटिकल बॉक्स में कहाँ नजर आ रहे हैं, एक ये बॉक्स नजर आ रहा है इनकी ये वाला इन फ्लावर्स के बीच में, दूसरा ये वाला नजर आ रहा है बॉक्स जिसमें x2 गेंदें जा रही हैं, x2 फ्लावर्स हैं इसके बीच में, और ये तीसरा आइडेंटिकल। तो
तो ये एक तरह से 3 आइडेंटिकल बॉक्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और आपके पास 5 जो फ्लावर्स को रखना है वो भी आइडेंटिकल हैं, तो इसके आपको नॉन नेगेटिव इंटीग्रेशन निकालने होंगे x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिकल जब हमारे पास देखो जो 3 फ्लावर्स है वो आइडेंटिकल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बार आपने यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू रख दी या x2 x1 कर दिया। हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन निकालना है x1, यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है मेरे को x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 5 का, तो इसका एक सोल्यूशन ले लिया 5 0 0, ठीक है। तो तीनों गैप जो है आइडेंटिकल है, दोनों कोई 3 फ्लावर मेरे पास सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल है, तो गैप भी आइडेंटिकल, मतलब बॉक्स एक तरह से आइडेंटिकल बॉक्स में आपको 5 चीजें रखनी है, तो आप 5 0 0 रखो या 0 5 0 रखो या 0 0 5 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप 4 1 और 0 रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 4 और 0 रखने की जरूरत नहीं है, 0 1 4 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यार 3 2 और 0 कर देने का वो भी ठीक है, अन्य का अच्छा 3 1 और 1 कर देने का वो भी ठीक है, फिर 2 2 और 1 कर दें तो वो भी ठीक है। तो आपके पास इस 5 के अलावा कोई और सोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑर्डर फिक्स कर दिया। आप कोई भी एक ऑर्डर फिक्स कर लो, x1 लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x, उसके भी 5 ही तरीके आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के यहाँ पे रखा है, ठीक है, कि हम मिसलेनियस फॉर्म में एक दो क्वेश्चन इस टाइप के आगे और देखेंगे कि अभी तक हमने इस टाइप के मतलब ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के नहीं देखे थे इंटीग्रल सॉल्यूशंस वाले, तो वहाँ पे सर्कुलर परम्यूटेशन में हमने इस टाइप की चीजें नहीं कही थी, आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में बात नहीं करी थी। आइडेंटिकल थिंग्स के बारे में जब सर्किल में केसेस लेते हैं तो काफी डिफिकल्ट माना जाता है, ठीक है, उसके बिल्कुल अलग थ्योरी चलती है, तो इसलिए वहाँ पे सब डिफरेंट चीजों के बारे में बात करी थी। लेकिन ये जो क्वेश्चन में बताया गया है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब हम 2 टाइप की चीजें ले रहे हैं आइडेंटिकल, 3 टाइप की या 4 टाइप की देंगे तो बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे, वो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है, कि हम सोचेंगे 4 टाइप के फ्लावर हैं, फर्स्ट टाइप के इतने हैं 5, सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के, फोर्थ टाइप के, रो में तो ऐसा कर सकते थे अरेंजमेंट में, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में ऐसा नहीं करेंगे। हाँ 2 टाइप के क्वेश्चन कह सकते हैं, एक कम वाले को पहले बैठा दिया, 3 को पहले बैठा दिया, फिर बाकी को हमने बिल्कुल ऐसा सोच दिया कि बाकी जो 5 चीजें हैं या मतलब 3 एक जैसे होते हैं, 12 एक जैसे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि 12 आइडेंटिकल थिंग्स को 3 आइडेंटिकल बॉक्स में डालने में जो आंसर आता था वही उतनी नंबर ऑफ गार्लेंड तैयार हो जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले हमने 12 चीजों को 12 आइडेंटिकल चीजों को 3 आइडेंटिकल बॉक्स में डाला तो आंसर कितना आया था 19। नोट्स पहले वाले रिवाइज कर लोगे तो 19 समझ में आ जाएगा, तो उस क्वेश्चन में 19 फ्लावर्स 19 गार्लेंड बन जाएंगी। यहाँ पे कहता 3 एक जैसी थी और 5 एक जैसी थी, इसको तो हम काउंट ही कर ले गए, 5 ही आंसर आ गया। तो हमारा कहने का जो कॉन्सेप्ट था कि हम इसमें जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन निकालेंगे, x1 x2 और x3 में कोई भी अपने मन माफिक ऑर्डर तैयार कर लो इक्वालिटी वाला, x1 लेस देन इक्वल टू x2, x2 लेस देन इक्वल टू x3, उसके भी 5 आएंगे, कोई भी 5 ले लो, क्योंकि दूसरे 5 फिर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि सब आइडेंटिकल बॉक्स में ट्रीट किया जा रहा है। तो होप यार कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। आज इतने रखते हैं टाइम लिमिटेशन के हिसाब से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है डी अरेंजमेंट को हम देखेंगे और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो लगे रहें अच्छे से, मेहनत करें, ठीक है। ओके बाय।